तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि आपको जो 13 जुलाई से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इसके तैयारी आपको अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस में भी आपको जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा उसी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करने के लिए। उसी को देखते हुए हम लोग आपको रेगुलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। सुबह 8 बजे से आपके लिए हम लोग करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह 9 बजे से आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कराया जाता है। और आपको फिर 10:30 बजे से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके साथ ही साथ हम लोग रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्विज भी चलाया जाता है, तब वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको रात के 10 बजे इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है, तब वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक ऑलरेडी हम लोग आपको आधुनिक भारत के संबंधित जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। आधुनिक बिहार के संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कराया जा चुका है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस वो करवाया जा चुका है। अभी हम लोग आपको प्राचीन भारत से संबंधित से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, उसका जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस क्लास में हमने आपको 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था। इसके साथ साथ आज हम लोग के क्लास में 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक का जो प्रैक्टिस है आज की क्लास में कराया जाएगा। तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में जो शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके और आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सके। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्लास को स्टार्ट करते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करा कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। ठीक है, कह रहा है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा। और हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था। जब मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। जो मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पे, तो जो मोहनजोदड़ो आपको सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, आर के स्टडी, थैंक यू फॉर जानिंग। तो जो मोहनजोदड़ो आपको सिंध पाकिस्तान में है। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा खोज, अच्छा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे स्थित है, आपको सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। जो मोहनजोदड़ो है आपको सिंधु नदी किनारे पे स्थित है। हड़प्पा खोज कब किया गया था, तो अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का जो खोज है 1921 में किसके द्वारा किया गया था, यह आपको दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और जो हड़प्पा या कहाँ पे, तो जो हड़प्पा आपको पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाब पी से पाकिस्तान हो जाएगा तो पंजाब पाकिस्तान में। और हड़प्पा आपको किस नदी किनारे पे स्थित है, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे पे स्थित है। अगर हम लोग कालीबंगा की बात करें, ठीक है, कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा कहाँ पे, तो यह कालीबंगा आपको राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। और यह घग्घर नदी के किनारे पे स्थित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, घग्घर नदी किनारे स्थित है। अगर हम लोग चुन्हू की बात करें तो चुन्हू दौड़ो कहाँ पे, तो यह भी आपको सिंध पाकिस्तान में। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो जो आपको 51 का 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे। अगर हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे, जो सम्राट अशोक हैं वो मौर्य वंश से संबंधित है। अगर हम लोग मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो स्थापना है आपको 322 BC में किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ था वो आपको, ठीक, बिंदुसार। ठीक, कौन किसका नाम था, बिंदुसार आपको नाम था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का जो पुत्र है आपको अशोक था। क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो सम्राट अशोक के जो पिता थे आपको बिंदुसार थे। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बिंबिसार जो है आपको हरेक वंश से संबंधित है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हरेक वंश का स्थापना आपको बिंबिसार ने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक आपको बृहदत्त था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश का स्थापना आपको 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो जो आपको 352 नंबर क्वेश्चन का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते थे। आपको हड़प्पा सभ्यता में जो औजार है अधिकतर किस चीज़ के बने होते थे, तो जो औजार आपको ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको 53 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 53 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वेदों का सही क्रम
क्या है, आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो आपको एक चीज़ पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो जो सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आपको 4 है। इस 4 में से सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको ऋग आएगा और सबसे बाद में आपको अथर्व आएगा। तो ये आपको गलत होगा, ये भी गलत है कि यजुर्वेद नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो ऋग्वेद, इसके बाद आपको सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर इसका अथर्ववेद, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इतना सारा अगर ये भी पॉइंट आपको पता है कि सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है और सबसे नया वेद आपको अथर्ववेद। तो सबसे पहले आपको ऋग आ गया, सबसे अगर 4 को देखेंगे तो सबसे पहले ऋग लिखा हुआ है, ठीक है, और सबसे बाद में आपको अथर्व लिखा हुआ है। तो आपको 54 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करते जाएगा, अपने अपने ग्रुप में शेयर करते जाइए। हम लोग रेगुलर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की जो संख्या 4 है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, तो जो वेदों की संख्या 4 है। अगर आपसे पूछ दे वेदांग की संख्या कितनी है, ठीक है, वेदांग की अगर संख्या आपसे पूछ दे कितनी है, तो 6 है, ठीक है। इसके बाद आपको उपनिषद पूछ रहा है, तो उपनिषदों की संख्या आपको 108 है। तो 55 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 55 का 3 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ आपको लिस्ट 1 दिया है 56 नंबर क्वेश्चन में, लिस्ट 2 दिया है। तो आपको बताना है कि किस नदी का आपको प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। किस नदी का आपको प्राचीन नाम क्या था, इसको आपको बताना है, ठीक है। जो बितिस्ता है, ठीक है, बितिस्ता किसका नाम था, तो बितिस्ता आपको झेलम नदी का नाम था। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है, ए का हो गया 3। इसके साथ आपको अस्किनी, अस्किनी किसका नाम था, तो अस्किनी आपको चिनाब नदी का नाम था। तो बी का हो जाएगा आपको 1, ठीक है। ए का हो गया 3, बी का हो जाएगा 1। इसके बाद परुषणी, ठीक है, परुषणी किसका नाम था, पता है परुषणी किसका नाम था, तो परुषणी आपको रावी नदी का नाम था। तो आपको सी का हो जाएगा 5, ठीक है, सी का हो गया 5, सी का हो गया 5। और विपाशा, विपाशा किसका नाम था, विपाशा आपको झेलम नदी का नाम है। तो आपको वितिस्ता आपको झेलम हो जाएगा, ठीक, वितिस्ता झेलम हो गया, परुषणी हो गया, अस्किनी आपको चिनाब हो गया और आपको विपाशा ब्यास नदी का नाम है। तो डी का हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 1 5 2 किस में है, 3 1 5 2, 3 1 5 2 ऑप्शन आपका 3 में है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जो आपको 56 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञान जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि जैनियों के अनुसार आपको जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आपको ऋषभ देव को माना जाता है। ऑप्शन ए आपको सही। आपको पता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, उससे जो पहले तीर्थंकर थे आपको ऋषभ देव थे। और आपको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछ देता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको महावीर स्वामी को माना जाता है। और ये आपको जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी आपको जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सुपर मटेरियल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर्वजीत कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, 58 कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म के ग्रहण किया था कौन थे। 58 नंबर क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था वो कौन थे। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो 58 का 3 आंसर सही हो जाएगा। आपको पता है कि जैन धर्म का जो विभाजन है, जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर मुनि में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में हुआ था। श्वेतांबर का आपको किसने किया था, तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको विभाजन हुआ था, ठीक है। श्वेतांबर का जो आपको नेतृत्व किसने किया था, तो श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने किया था, स्थूलभद्र। और दिगंबर का जो आपको दिगंबर का भद्रबाहु, ठीक है। और दिगंबर ही जो आपको विभाजन के बाद जो आपको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का आपको ग्रहण किया था तो उस समय आपको दिगंबर के ही वो आपको शिष्य बने थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो फिर आपको 58 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन। चलो, क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि 59 नंबर क्वेश्चन में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के जो शिलालेख है वो किसके भाषा में लिखे गए हैं, तो जो अशोक के शिलालेख आपको ग्रीक भाषा में लिखा गया, खरुष्टी लिपि में लिखा गया और अरमाइका में लिखा गया। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 आंसर सही हो जाएगा। तो जो 59 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 59 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। राजहंस कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, 9 बजे आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, और 10:30 बजे हम आपके लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं, जो आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको रात के 8 बजे टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल आपको क्यों चला जाता है, तब वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ आपको रात के 10 बजे जीके 50 इंपॉर्टेंट जीके जी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पंचतंत्र के किसके द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो जो पंचतंत्र के लेखक आपको विष्णु शर्मा है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 60 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग आपको रेगुलर इतना 400 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। 13 जुलाई से आपको भी पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में उतना ही फायदा होने वाला है। चलिए 61 और 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो प्राचीनतम गुरुकुल है, तो जो तक्षशिला जो है आपको सबसे प्राचीनतम गुरुकुल है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। और वर्तमान में आपको कहाँ पे है तक्षशिला, तो रावलपिंडी पाकिस्तान में, इस चीज़ को याद रखेंगे, रावलपिंडी पाकिस्तान में वर्तमान आपको तक्षशिला है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आपको प्राचीनतम है। अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को आपको स्थापना किसने कराया था, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे धर्मपाल थे, और इसका 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसका आपको नष्ट किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त है बख्तियार खिलजी ने किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और आपको विक्रमशिला, अगर आपसे पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो जो विक्रमशिला नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा का किया था कुमारगुप्त ने, यहाँ गलत हो गया, ठीक है, नालंदा किया था कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा जो है कुमारगुप्त प्रथम से है, कुमारगुप्त फर्स्ट। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो भागलपुर में, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, भागलपुर में है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, बंगाल का आपको प्राचीन नाम क्या था, जो गौड़ है आपको बंगाल का प्राचीन नाम था, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 62 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका उनका सही है। याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त ने किया था, और आपको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था, और ये आपको कहाँ पे, बिहार के भागलपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख हैं। जो नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख क्या हैं, तो ये आपको हैं भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो जो 63 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, शक संवत का प्रथम मास कौन सा है, ठीक है, शक संवत का प्रथम मास कौन सा है, तो शक संवत का जो प्रथम मास आपको चैत्र है, कौन सा है, चैत्र का जो मास है आपको शक संवत का प्रथम मास है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक। और अंतिम आपसे पूछ दे तो जो फागुन है आपको अंतिम मास, ये भी आपको याद रखेंगे कि शक संवत का जो प्रथम मास है आपको चैत्र है, और आपको जो अंतिम है फागुन है, ठीक है। शक संवत को किसने आरंभ किया था, बताइए, शक संवत को किसने आरंभ किया, तो शक संवत का आपको 78 ईस्वी में कनिष्क ने आरंभ किया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि शक संवत को आपको 78 ईस्वी में कनिष्क ने आरंभ किया था, और भारत सरकार ने शक संवत को कब आपको अपनाया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शक संवत को किसने आरंभ किया था, तो 78 ईस्वी में आपको कनिष्क ने आपको आरंभ किया था, और भारत सरकार ने इसको कब अपनाया था, तो भारत सरकार ने आपको 22 मार्च 1957 को, ठीक, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कोझिकोड कहलाता था, ठीक है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था, या कालीकट को हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो 65 को जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। करा है कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करा 66 नंबर को अभिषेक याद हो, थैंक यू फॉर जानी। करा चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी, चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या था, तो पहले हम लोग याद रखेंगे चोल वंश का स्थापना कब किया गया था, तो चोल वंश का जो स्थापना है 848 ईस्वी में, ठीक है। चोल वंश का जो स्थापना है 848 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, आपको विजयालय के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है, विजयालय के द्वारा किया गया था। इसकी आपको विशेषता क्या थी, तो जो ग्रामीण स्वायत्तता है ये आपकी इसकी विशेषता थी। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 66 का 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, बताइए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है आपको लोथल है। कहाँ पे? लोथल है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लोथल कहाँ पे? तो लोथल आपको गुजरात में है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे? कालीबंगा आपको राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो और चुन्हू ये आपको सिंध पाकिस्तान में, ये दोनों ही जो आपको सिंध पाकिस्तान में है। तो इतना सारा पॉइंट इसको याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो और आपको चुन्हू दोनों ही आपको सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, तो जो आपको 67 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। आपको बताना है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन में तो आपको मनु को कहा जाता है। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। और आपको पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का जो नाम है आपको मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति इस पुस्तक का नाम है, मनुस्मृति, ठीक है, इस पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो मनु है। 68 नंबर क्वेश्चन का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन में कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो चीनी यात्री फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था, बताएंगे। तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो आपको सही आंसर हो जाएगा, आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, बताएंगे, ठीक है। ह्वेन के शासनकाल में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो फाहियान आया था, ठीक, फाहियान आया था। इसके याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन यात्री आया था भारत? तो मेगास्थनीज, ठीक, कौन आया था? मेगास्थनीज जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, मेगास्थनीज जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ह्वेन के शासनकाल में कौन आया? तो हर्षवर्धन आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में? तो इब्न बतूता जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए, और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? तो सर थॉमस रो आपको जहांगीर के शासनकाल में आया था। रॉयल फिंच किसके शासनकाल में आया? तो रॉयल फिंच आपको अकबर के शासनकाल में आया था। तो इतना सारा जो इंपॉर्टेंट अब मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर हम लोग उनकी जन्म की बात करें तो जो उनका जन्म है वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। तो ये आपको 3 आंसर सही हो जाएगा। तो 17 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। जन्म जो है आपको वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। और आपको मृत्यु जो है, अगर आपसे पूछ दे कि भगवान महावीर का मृत्यु कब कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। तो इतना इस सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो भगवान महावीर पूछ रहा है, क्या नाम है आपको? सर्वजीत। गौतम बुद्ध का नहीं पूछ रहा है। गौतम बुद्ध का आपको लुम्बिनी नेपाल हो जाएगा। लेकिन भगवान महावीर का जो जन्म है आपको वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। और आपको मृत्यु आपको पावापुरी में हुआ था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था। चाणक्य है वो किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपका मुख्य सलाहकार था। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 71 का 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में चाणक्य के ही कहने पर आपको घनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। आपको बताना है कि सम्राट अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो शिलालेख वो किस लिपि में लिखे गए हैं। तो आपको जो अधिकतर इनका जो शिलालेख है आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और हम लोग ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें, ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि किस तरफ से लिखा जाता है? जो ब्राह्मी लिपि आपको बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक है। और आपको जो खरोष्टी लिपि है इसके सीधा उल्टा लिखा जाता है। दैट मीन्स आपको दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, जैसे आपको उर्दू लिखा जाता है। तो इतना पॉइंट को याद रखें। तो 72 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। आपको ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और आपको खरोष्टी लिपि आपको दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
73 नंबर क्वेश्चन, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना में भी मैंने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो स्थापना है कुमार गुप्त प्रथम ने किया था और यह गुप्त वंश का राजा था। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो 73 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और हम लोग बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ देता है कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कब और किसने किया? तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया था। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश का जो स्थापना है श्रीगुप्त ने किया था। इसको भी याद रखेंगे, श्रीगुप्त ने आपको गुप्त वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? तो मौर्य वंश का जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। कुषाण वंश की अगर बात करें तो कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? तो किजूल किडफिसेस, किजूल आपको कडफिसेस ने किया था, किजूल कडफिसेस ने किया था। और पाल वंश का स्थापना किसे था? गोपाल ने आपको पाल वंश का स्थापना किया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए जैसे अभी आपसे पूछ लिया 74 नंबर क्वेश्चन में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अब इससे पहले आपको पूछा था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म है वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। अब आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपको लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 400 आपको 74 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। और कब हुआ था? तो ये आपको 563 BC में हुआ था। 563 BC में गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और जो इनका अगर मृत्यु पूछ दे, क्योंकि आपको पता है कि आपको महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। और आपको मृत्यु आपको पावापुरी में हुआ था। उसी तरह गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपको लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में। मृत्यु आपको हुआ था 483 BC में। 483 BC में इनका मृत्यु हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इनका मृत्यु? तो इनका जो मृत्यु आपको कुशीनगर में हुआ था। अभी कुशीनगर वर्तमान में कहाँ पे है? तो यूपी में है। इतना सारा पॉइंट इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? इनमें से कौन आपको मगध का शासक नहीं था? तो जो आपको बिल्कुल इनमें से कौन आपको मगध का शासक नहीं था? जो कनिष्क है आपको मगध का शासक नहीं था। यह आपको कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। तो आपको 75 को जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दीदारगंज यक्षिणी किस हाल की है? आप किस काल की है आपको बताना है 76 नंबर क्वेश्चन में कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। ठीक है, तो ये आपको मौर्य वंश के काल का है। तो ऑप्शन आपका सी 3 आंसर सही हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 76 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए 77 और 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपके सामने स्क्रीन पे। 77 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है? जो हड़प्पा है किस देश में स्थित है? पहले आपको हड़प्पा के बारे में बताते हैं कि हड़प्पा का जो स्थापना है 1921 में आपको दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने आपको हड़प्पा का स्थापना खोज आपको 1921 में किया था। और हड़प्पा कहाँ पे? तो ये आपको पंजाब में। और कहाँ पे है पंजाब पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और जो हड़प्पा है किस नदी किनारे स्थित है? जो हड़प्पा होकर रावी नदी किनारे स्थित है। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा का से संबंधित है? जो सारनाथ में जो स्थित सिंह शीर्ष है वो किस राजा से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आपको अशोक से संबंधित है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो 78 का जो 2 आंसर बता रहे उनका सही है। सतीश थैंक यू फॉर जानिंग। चलिए आप कभी से आंसर दे रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। चलिए कोई बात नहीं। 79 और 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 79 और 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। और ये आपको सांची का स्तूप कहाँ है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 79 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। कह रहा है मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? आपको मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपको विधि से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। और मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो जो मनुस्मृति के जो लेखक आपको मनु है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 80 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 81 और 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए 80 और 82 नंबर क्वेश्चन, 80 और 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। का 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से एक बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय नहीं है। तो दिगंबर जो आपको बौद्ध धर्म का नहीं है, आपको ये श्वेतांबर और दिगंबर आपको जैन धर्म के अंतर्गत आता है। तो आपको 81 का 81 का जो दो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चरक कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद के जनक के रूप में कौन जाना जाता था, ऑब्वियसली मैंने आपको नाम ही बता दिया। चरक को आपको आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता था। 82 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 83 और 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है 83 नंबर क्वेश्चन में कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है। 83 नंबर क्वेश्चन बताना है कि जो आपको कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर की जो मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितना है। तो आपको 57 फीट है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो जो आपको 83 का 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है। ठीक है, स्तूप जो है वो किसका प्रतीक है। तो जो स्तूप आपको मृत्यु का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन आपका 84 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 84 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पहले आपको पता होना चाहिए गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था। तो गुप्त वंश का जो स्थापना है श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, गुप्त वंश का जो स्थापना है श्रीगुप्त ने किया था। और इसका अंतिम शासक कौन था। जो अंतिम शासक आपको विष्णुगुप्त है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो 85 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। हम लोग रेगुलर आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस और जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन था। तो आपको एक राजदूत था। ठीक है, आपको राजदूत था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाए। तो 86 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। जो आपको मेगास्थनीज है 302 BC में, जो मेगास्थनीज आपको 302 BC में भारत आपको आया था। ये आपको यूनानी राजदूत था। और किस राजा का था। तो सेल्युकस प्रथम निकोटर का आपको राजदूत बनकर आया था। और इसने आपको पुस्तक कौन सा पुस्तक लिखा था। तो इंडिका जो पुस्तक आपको मेगास्थनीज नहीं लिखा था। तो इतना सारा पॉइंट इसको याद रखेंगे। 86 का आपको 2 आंसर सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपको सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया। तो आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। तो जो 87 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। हम लोग इस चैनल पर केवल और केवल आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। और इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे पूरा आपको बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हम पे बिलीव रखिए। बिल्कुल बुक आपको मेगास्थनीज ने बुक इंडिका लिखा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कौन जो है अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो ब्राह्यगुप्त था। ठीक है, ब्राह्यगुप्त आपको अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो 88 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताकर भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र में की थी। आपको बताना है कि भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र में किया था। तो ये आपको चीन के क्षेत्र में किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 89 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चीन के क्षेत्र में इन्होंने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आद्य इतिहास खालिस्तान और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ये जो आदि इतिहास है किसके और किस इतिहास के बीच का अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित जो रिकॉर्ड है आपको उपलब्ध है। तो आपको प्रागैतिहासिक जो आदि इतिहास है प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच में आपको की अवधि को हम लोग कहते हैं जिसके लिए हमारे पास बहुत कम जो रिकॉर्ड है उपलब्ध है। तो 19 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। कह रहा 91 नंबर क्वेश्चन में कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ थी। तो महावीर के जो जन्म की अगर बात करें, ठीक है, जन्म आपको कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जन्म आपको कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु आपको पावापुरी में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो 91 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 91 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन।
92 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में कहाँ हुआ, आपको लुम्बिनी में कहाँ हुआ था, जो लुम्बिनी आपको नेपाल में हो, और कब हुआ था, यह 583 BC में हुआ था। ठीक है, 583 BC में हुआ था, 583 नहीं, आपको 563 BC में, 563 BC में हुआ था। और आपको इनका जो मृत्यु आपको कुशीनगर में हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इनका जो मृत्यु है आपको कुशीनगर में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। और कहाँ कुशीनगर कहाँ पे, तो कुशीनगर आपको यूपी में है। और इनकी मृत्यु कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिंबिसार 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। ठीक है, जो बिंबिसार है किस वंश का राजा था, तो जो बिंबिसार है आपको हर्यक वंश का राजा था, इसी ने आपको हर्यक वंश का स्थापना किया था। तो 91 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। तो याद रखेंगे हर्यक वंश का स्थापना किसने किया, तो बिंबिसार ने किया था। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, जो गुप्त वंश का स्थापना आपको श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, श्रीगुप्त ने आपको गुप्त वंश का स्थापना किया था। अगर हम लोग मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मौर्य वंश का स्थापना किया। और अगर हम लोग शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना किया था। तो 93 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जो लाइक करिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 94 और 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 94 और 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। राजा भोज जो है आपको निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो आपको पारमार राजवंश से संबंधित। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 94 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर आपको परमार वंश के संस्थापक की बात करें तो उपेंद्र ने, ठीक है, कृष्णराज के नाम से भी इनको जानते हैं, तो उपेंद्र या कृष्णराज ने आपको परमार वंश का स्थापना किया था। गुर्जर वंश की अगर हम लोग बात करें तो गुर्जर और प्रतिहार वंश का जो स्थापना है नागभट्ट प्रथम ने किया था, ये भी आपको याद रखेंगे। नागभट्ट प्रथम ने आपको गुर्जर और प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। करकोटा राजवंश का स्थापना किसने किया था, दुर्लभ वर्धन। ठीक, किसने किया था, दुर्लभ वर्धन ने आपको करकोटा राजवंश का स्थापना किया था, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। उत्पल, ठीक, उत्पल राजवंश का जो स्थापना किसने किया, तो अवंती बर्मन। ठीक, अवंती बर्मन ने आपको उत्पल राजवंश का स्थापना किया था, बर्मन। ठीक, चलिए 94 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 95 नंबर क्वेश्चन का रहेगा जातक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो जातक है आपको बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। आपको 95 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 95 का सी। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 96 और 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे। जो भगवान बुद्ध ने आपको पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो आपको सारनाथ में दिया था। इस चीज़ को याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश आपको सारनाथ में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, अगर आपसे पूछ दे कि भगवान बुद्ध ने आपको सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में। आपको कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और आपको बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। रानी शर्मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखें। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया, तो सिद्धार्थ ने आपको जो इनको आपको बाद में गौतम बुद्ध का हम लोग बचपन में किस नाम से जानते हैं, तो सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। तो 97 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। अभी आपको बताना है 98 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत यात्रा का क्रमानुसार आपको सजाना है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पता है सर थॉमस रो, अभी मैंने आपको बताया था सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था, बताएंगे सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था। तो जो सर थॉमस रो आपको जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जहांगीर यह कब से कब तक आया था, 1615 से लेके 1615 में यह आपको आया था। इस चीज़ को याद रखें। फायान जो है किसके शासनकाल में आया था, बताइए फायान किसके शासनकाल में। तो जो फायान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय में, अभी इसी वाले क्लास में सभी आपको बताया हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और कब आया था, तो 399 में भारत आया था। ठीक है, 399 में भारत आया था। इसके बाद आपको ह्वेनसांग, जो ह्वेनसांग है किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और आपको इसका शासन आपको कब आया था, 630 से 645 तक ये भारत में रहा था। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आपको फायान आया था। तो दूसरा किस में है, तो दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। इसके बाद आप फायान के बाद ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो जो आपको
थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया था, बिल्कुल सही। चलिए, तो जो आपको 98 का जो दो आंसर बता रहे, सॉरी सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन आपको महान गणितज्ञ और आपको खगोल शास्त्री था, तो आपको आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 99 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बाकी जो भी क्वेश्चन है आपको कल के क्लास में कराया जाएगा। आज के क्लास में आपको 50 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपको 100 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। कल के क्लास में आपको 100 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपको 150 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब रेगुलर जुड़िए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। पर डे हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको रात के 10 बजे हम लोग आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान ने किस वर्ष आपको भारत पर आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर महान ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो भारत पर किस वंश का शासन था। तो नंद वंश का शासक था। ठीक है, भारत पर आपको नंद वंश का शासन था। और आपको इसका आपको कौन सा राजा था, तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए, 326 ईसा पूर्व में आपको सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। जब आक्रमण किया था तो घनानंद भारत का शासक था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको नेक्स्ट क्लास आपको रात के 10 बजे होगा। इसके साथ ही साथ आपको रेगुलर इस चैनल पर आपको रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आपको कल हम लोगों ने जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था, आज भी आपको बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया जाता है, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाता है। तो आपको 8 बजे, 9 बजे और 10:30 बजे और आपको रात के 10 बजे हम लोग आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। उसके साथ ही साथ आपको रिवीजन क्लास भी चलाया जाता है, क्योंकि ताकि अच्छे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।